औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत, प्रोग्राम सनअत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी खुश नहीं हैं। 70 साल से हम उन पॉलिसियों में फंसे हुए हैं जिनमें कि हम पाकिस्तानी ही मज़लूम हैं। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी पे जुल्म करता है अपनी सर्वाइवल के लिए। एक फाइनेंशियल पॉलिसी इम्पोज़ की जाती है ताकि कुछ पाकिस्तानियों से हम कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाना चाहते हैं। नई हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल प्रेशर में है कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने फाइनेंसेस हैंडल कर सकते हैं। हमारी मईशत कमज़ोर, हमारी सनत कमज़ोर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्सेस कलेक्ट करने में बहुत परेशान है। FBR पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो किसी न किसी तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकें। नाज़रीन, इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है, पाकिस्तान के लॉज इस सिलसिले में क्या कहते हैं, इसमें हमारे लिए हिकमत समझनी है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की हकीकत क्या है। इस्लाम हमें एक पैगाम देता है कि किसी दूसरे मुसलमान की या किसी दूसरे शहरी की वेल्थ प्रॉपर्टी नाहक नहीं खानी। अगर आप कारोबार में हैं तो कारोबार में जो आप सेल परचेज कर रहे हैं, जो बायर की सेटिस्फेक्शन की प्रोडक्ट है वो सेलर ने बेचनी है ताकि बायर जो आपको पेमेंट कर रहा है उसकी हक तलफी ना हो। इसी तरह सेलर ने जब बायर के कंफर्ट की, बायर की सेटिस्फेक्शन की कोई आइटम, कोई चीज, कोई सर्विस बेच दी तो सेलर हक रखता है कि उसको उसके पैसे पूरे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जब दो दोस्त आपस में कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से की जो पेमेंट है वो पूरी करें। गुड्स की पेमेंट है या पैसों की पेमेंट है, दोनों का हक है कि दोनों हक रखते हैं कि जो उन्होंने इस ट्रांजैक्शन में ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, फेयर ट्रेडिंग के तहत जो सेलर का हक है उसको पैसे पूरे मिले, जो बायर का हक है उसको चीज पूरी मिले। दैट पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का इसी एक फार्मूले के गिर्द है। आप देखें, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के, दोनों का आपस में लेन देन बराबर हो, नाप तोल में कमी ना हो। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, वाइलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन कि डंडी मारने वालों के लिए खराबी, डंडी की इजाज़त नहीं। सो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे। आज हम क्या पाकिस्तानी पॉलिसीज़ हमें ये इजाज़त देती हैं कि हम इस रूल को फॉलो कर सकें? हमारे पास ये जो कानून है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत, इसके तहत हमें इसकी पाबंदी करने के लिए कवानीन ही रोकते हैं। अगर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम चंद उसूल देखें, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसके तहत हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके तहत इस्लाम रिकमेंड्स एफर्ट्स। सबसे पहला उसूल ये है कि जब भी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कोई शहरी काम कर रहा है तो उसको फारिग नहीं बैठना, उसने एफर्ट करनी है अपने हाथ से, अपने जहन से, जो भी उसकी सलाहियतें हैं उसको बरोकार लाते हुए एफर्ट करनी है, पहला उसूल। दूसरा, व्हेनेवर व्हाटएवर इज अनहलाल, और जो वो अर्न करे वो हलाल हो। अर्निंग मेथड्स, मीन्स ऑफ अर्निंग मस्ट बी अलाउड। और तीसरा, हलाल थिंग टेकन बाय इलीगल मीन इज आल्सो नॉट अलाउड। जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम पॉलिसीज की बुनियाद देखें तो वो ये है कि हर आदमी को मेहनत करनी है,
और हर आदमी ने जो कमाना है हलाल की कोशिश करनी है और हलाल कमाना है, और जो हलाल कमाने के तरीके हैं वो भी हलाल हों। और कोई हलाल कमा रहा है लेकिन उसके लिए जो तरीका अडॉप्ट किया है वो इलीगल है, वो हराम है, तो वो कमाई भी हलाल नहीं है। ये सिंपल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो पॉलिसीज दी जाती हैं कि उसके अंदर किसी को फेवर नहीं देनी, मसलन नो अनड्यू सपोर्ट फॉर रिच क्लास। रूलिंग एलीट के पास पहले ही बड़े पैसे हैं, कारोबारी एलीट के पास पहले ही बड़े पैसे हैं, उनको अगर फेवर देंगे पॉलिसीज में तो वो भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नो अनड्यू प्रेशर ऑन पुअर क्लास कह लें, मिडिल क्लास कह लें या अदर क्लास कह लें। रूलिंग एलीट के अलावा जो क्लास है वो 95% है। 95% पे अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए। नो अनड्यू कंपटीशन। देखें, कंपटीशन जब बढ़ा दिया जाएगा फिर दोबारा फ्लॉप हो जाएगा बिजनेस। 2 साल कंपटीशन आया, 10 कारोबारी भाग गए, तो फिर दोबारा वो एक ऐसा बबल फटेगा कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं। सो नो अनड्यू कंपटीशन का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है, मसलन गंदम की मिसाल ले लेते हैं कि गंदम की प्राइस इतनी बढ़ गई कि बहुत से लोगों ने गंदम लगा दी। अब ओवर सप्लाई हो गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ गया, जिन लोगों ने गंदम लगाई उनको लॉस हो गया। अब अगले साल ये लोग गंदम नहीं लगाएंगे। जब गंदम नहीं लगाएंगे डिप आ जाएगी तो कंपटीशन फिर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन हो जाएगी, फिर प्राइस बढ़ जाएगी। सो प्लानिंग ये हो कि डिमांड के मुताबिक सप्लाई को इंश्योर किया जाए। नो अनड्यू कंपटीशन। अगर कंपटीशन होगा तो 2 साल कंपटीशन में सप्लायर मार खाएगा, तो फिर 2 साल कंपटीशन में बायर मार खाएगा। नो मोनोपोली ऑन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रीड नहीं होना चाहिए, और जस्टिफाइड वैल्यू शेयरिंग होनी चाहिए, और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ मीन मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज इस तरीके से हों कि उनकी वेल्थ पूरी कौम में इस तरीके से सर्कुलेट करे कि तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। क्या ये ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में है? अब आगे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के? टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, कि जो जिंदा रहने के लिए नेसेसिटी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो हमें मिल जाए। इसी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का अगला पॉइंट है इक्वल राइट्स टू लिव। इस मुल्क में जहाँ पे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा वहाँ पे एक कुत्ता भी अगर भूखा हो तो उस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, रूलिंग एलीट है, वो रिस्पॉन्सिबल है। एक बंदा नहीं, रूलिंग एलीट में सब शामिल है। लेकिन रूलिंग एलीट ये है कि वो कारोबारी तबका जो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसियों से कमा रहा है वो भी रूलिंग एलीट है। वो कारोबारी लोग जो पॉलिसीज के साथ इनडायरेक्टली लिंक है, अगर पॉलिसी नहीं है तो उनको प्रॉफिट नहीं है, वो भी रूलिंग एलीट है। गवर्नमेंट के अदारे और उसके अंदर काम करने वाले लोग भी रूलिंग एलीट है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस कम्युनिटी बैंकिंग में जो बैठी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी जो लोन लेके बैठी है, बिजनेस कम्युनिटी जो एनर्जी सेक्टर में है, और तमाम सरकारी अदारे तमाम रूलिंग एलीट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रूलिंग एलीट और बाकी जो 95% लोग हैं उनके इक्वल राइट्स हों, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। और जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी हो। राइट्स हों और प्रोटेक्शन ना हो कोई फायदा नहीं। जिस तरह अभी पाकिस्तान में राइट्स तो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन प्रोटेक्शन कोई नहीं है, और पॉलिसीज ही हैं जो कि तबाह कर रही हैं हमारी इकोनॉमी को। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मेंबर्स में भी, जो शहरी हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस हो, और उसी तरीके से रूलिंग एलीट जो इसको मैनेज कर रही है उनमें भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। नाज़रीन, ये छोटा सा जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे लेक्चर दिया वो इसलिए दिया कि हमारा मज़हब कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट है कि हमने किसी का हक नहीं मारना, 1 ग्राम भी नहीं मार सकते, किसी पॉलिसी के तहत नहीं हक मार सकते, किसी ऐसी
SRO, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जहाँ पे एक्सप्लॉइट कर दिया जाए तमाम पाकिस्तानियों को। ऐसा कोई कानून इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत जायज़ नहीं है। आज हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं नाज़रीन? पाकिस्तानी कवानीन हम पाकिस्तानियों को ही मार रहे हैं। 1956 में एक कानून आया, 1948 में एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनागुरेशन हुई और उसको फिर रेगुलेट करने के लिए 1955 में एक कानून आया, फिर उसको ख़त्म किया, फिर 1956 में आया। 1956 में जो कानून आया वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका प्रेम्बल क्या कहता है नाजरीन, हम उसको पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 का प्रेम्बल ये है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान के मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करके बेहतरीन कौमी मफाद में मुल्क की तरक्की को फ़रोग देगा। स्टेट बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करेगा और बेहतरीन कौमी मफाद में तरक्की को फ़रोग देगा। ये उसकी जिम्मेदारी और उसका मकसद, स्टेट बैंक का मकसद मालियाती इस्तेहकाम महफूज करेगा और मुल्क के पैदावारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करेगा। ये एक जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे आयद की गई 1956 में। नाजरीन 2020-21 में मैंने फेडरल शरिया कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ये जो जिम्मेदारी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसने ये एडवर्स परफॉर्मेंस की है। कैसे? पहली जिम्मेदारी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि वो मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करेगा, उसने रेगुलेट नहीं किया। वो बेहतरीन मफाद में मुल्क की तरक्की को फ़रोग देगा, उसने पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के बेहतरीन मफाद में मुल्क को तरक्की और तो इसका फ़रोग नहीं दिया। और उसके बाद मालियाती इस्तेहकाम लाएगा और उसको महफूज बनाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम को महफूज करने की बजाय उसको मजबूर कर दिया, उसको बिल्कुल लागर कर दिया, उसको माजूर कर दिया। और उसके बाद मुल्क के पैदावारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसने तो मुल्क के पैदावारी वसाइल को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सूदी बिजनेस को फ़रोग दिया। अब आज नाज़रीन, जब ये पॉइंट फेडरल शरिया कोर्ट में खड़े होके मैंने ये उस बेंच के सामने, उस फेडरल शरिया कोर्ट के सामने, जजेस हजरात के सामने बयान किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवर्स परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको रोका जाए, ये सूदी बिजनेस को फ़रोग दे रहा है, इसको रोका जाए। नाजरीन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसी के बाद इस प्रेम्बल को जो मैंने अभी पढ़ा, इसको चेंज कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां थीं, जिनकी वजह से उसको पकड़ हो सकती थी, वो जिम्मेदारियां ख़त्म कर दी गई। अब नया प्रेम्बल क्या कहता है नाज़रीन, वो देखिए ज़रा। स्टेट बैंक पाकिस्तान के मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करके मुल्क में कीमतों का इस्तेहकाम हासिल करेगा। नाज़रीन ये एक बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये पढ़ना पड़ता है कि पहले था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करके बेहतरीन कौमी मफाद में मुल्क में तरक्की को फ़रोग देगा। तरक्की को फ़रोग देना और प्राइस का इस्तेहकाम करना, उसको फिक्स करना, उसमें चेंज कर दिया गया कि नए स्टेट बैंक पाकिस्तान के मॉनेटरी क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करके मुल्क में प्राइसेस का, कीमतों का, जो गंदम की कीमत है, जो पेट्रोल की कीमत है लोकल, वो जो आटे की कीमत है, वो जो गोश्त की कीमत है, मुर्गी की कीमत है, अंडे की कीमत, यानी कि मुल्क के अंदर जो लोकल डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उनके इस्तेहकाम को हासिल करेगा। नाज़रीन ये कोई लतीफ़ा ही था उस वक़्त भी जब मैंने बताया, और बुनियादी मकसद से तासुब के बगैर, ये उसका बुनियादी मकसद है, इस बुनियादी मकसद के अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इसके बगैर पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम और वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों में एक मामूली मुआवन की हैसियत से हिस्सा डालेगा,
ताकि मुल्क के पैदावारी वसाइल की तरक्की और भरपूर इस्तेफादा किया जा सके। नाज़रीन देखें, जब एक पॉलिसी, एक अदारा नाकाम हो गया अपनी जिम्मेदारी उठाने में, 1956 से लेकर 2021 तक जो उसकी जिम्मेदारी थी उसमें नाकाम हुआ, तो फिर क्या हुआ कि IMF का प्रेशर आया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये अमेंडमेंट करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू कर दिया। ये है वो बहुत बड़ी ज़्यादती। एक तो पहले ही हम बुरे तरीके से माजूर और लागर इकॉनमी कर दी है, और उसके बाद जिसके जिम्मेदारी थी उसको रेस्क्यू भी कर दिया। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, कि उसके जिम्मेदारियां थीं कि उसने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना था। उसके जिम्मेदारियां थी, उसने मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को इस तरीके से मैनेज करना था कि मुल्क तरक्की करे। मॉनेटरी क्रेडिट सिस्टम को इस तरीके से मैनेज करना था कि इस मुल्क में मालियाती निज़ाम और इसका इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, कि मुल्क हमेशा हमेशा के लिए तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पूरी ना की, तो उसको इस जिम्मेदारियों से बाहर निकाल लिया गया। अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि जो डोमेस्टिक प्राइस है उसको स्टेबल करना है। अब नाज़रीन इसका असर क्या हुआ? पिछले 60, 70, 75 सालों में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करता रहा, उसके नतीजे में हम पाकिस्तानियों के ऊपर मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो गलत पॉलिसियां थीं, जिसमें कि हक तलफी हो रही थी, उसकी वजह से हम पाकिस्तानियों के ऊपर आज कोई 84,000 अरब के करीब कर्जा चढ़ चुका। आज हमारी करेंसी जो कभी 3 रुपए का डॉलर होता था, 4 रुपए का डॉलर होता था, वो आज 285-300 के दरमियान है और आगे बढ़ने की तवक्को। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नाज़रीन, कि वो जो जिम्मेदारी स्टेट बैंक के पास थी, अब वो किसी इदारे के पास नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है फाइनेंस को मैनेज करना अंडर द एडवाइस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कोई एक ऐसा अदारा नहीं है जिसके जिम्मे वो जिम्मेदारी हो जो कि लगाई गई थी 1956 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, 1948 में कायदे आज़म ने लगाई थी। अब हमने इससे रेस्क्यू कैसे होना है या इसके आउटकम्स क्या हैं? अगर हम देखें फाइनेंशियल पॉलिसी की रूह से, तो हमारे ऊपर जो आपको मैं अभी फिगर देता हूं कि इन टर्म्स ऑफ GDP के हमारे ऊपर जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, वो 15-16 में 37,725 अरब था। उस वक्त डॉलर 104 का था, तो ये 362 बिलियन डॉलर की हमारी GDP बनती है। और उसके बाद 2017 में हमारी GDP बढ़ तो गई रुपीस में 35,500 बिलियन हो गई, लेकिन डॉलर में वो 341 हो गई, कम हो गई। उसके बाद 2018-19 में हमारी GDP रुपीस टर्म में 43,798 अरब हो गई। उस वक्त हमारे ऊपर 150 रुपए का एक डॉलर मिलता था, तो हमारा जो 362 बिलियन डॉलर थी वो 291 बिलियन डॉलर आई। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, रुपी टर्म में तो GDP बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज हैं उसमें जो प्राइसेस डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, उसकी वजह से हमारा जो GDP इन टर्म्स ऑफ डॉलर है वो कम हो रहा है। ये अगर हम आज को देखें, 2022 में हमारा 66,949 बिलियन GDP था, 66,900 अरब, और 250 रुपए का डॉलर था, तो 267 अरब डॉलर हमारा GDP था। देखिए, चंद साल पहले 362 बिलियन था, लेकिन 2021-22 में ये 267 अरब डॉलर रह गया। 100 बिलियन डॉलर हमारा GDP कम हुआ है पिछले 6-7 सालों में। ये कोई
मजाक नहीं कर रहा नाजरीन, मैं यही हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इकोनॉमी में पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में बजाय इसके कि अपना जीडीपी डॉलर टर्म में बढ़ाते, वो कम हो रही हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा। अब जैसे ही इसकी अमेंडमेंट आई तो उसके बाद हमारा जीडीपी तो फिर बढ़ गया 84,657, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो 290 बिलियन डॉलर तक, 282 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। ये है वो फ्लॉ जो हमारे सिस्टम में है। हम तो कह रहे हैं कि हमने अपनी इनकम बढ़ाई, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ी। ये हम एक विशेष सर्कल में, जिसमें कि पब्लिक डेट बढ़ता है, करेंसी डीवैल्यू करनी पड़ती है, करेंसी डीवैल्यू करते हैं तो इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन आती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है जी काइबर रेट बढ़ा दें, काइबर रेट बढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी एक कोलैटरल डैमेज डिवैल्यूएशन होती है, और डिवैल्यूएशन के बाद फिर दोबारा हमें जाना पड़ता है लोन्स के लिए और लाइबिलिटी एडजस्टमेंट के लिए, जिसकी वजह से दोबारा हमें डेट लेना पड़ता है। ये साइकिल है, विशियस सर्कल है। इस सर्कल से निकलने के लिए नाज़रीन हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है अपने इक़्तिदार आला में दोस्तों में बैठे हुए। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि पिछले 70 सालों में हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई, इसका मतलब है कि हमारे अदारों ने काम ठीक नहीं किया। अगर हम पिछले 70 सालों में देखें, हमारे ऊपर हर आने वाले दिन में कर्जा बढ़ा, इसका मतलब है हमारे अदारों ने काम ठीक नहीं किया। अब अगर ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमारी इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ रहा है कि श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब है हमारे अदारे काम नहीं कर रहे। ये अभी इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तो 70 साल की बात कर रहा हूं। क्रिटिसिज्म किसी के लिए नहीं है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसलिए कि हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारी इनकम इन टर्म्स ऑफ डॉलर बढ़ रही है, पिछले 5-7 सालों का अगर मुआयना कर लिया जाए, जायजा ले लिया जाए, तो हमारी इनकम 23 बिलियन से लेके 25 बिलियन डॉलर के दरमियान है। 2017 से लेके 2024 आ गया। अगर डॉलर, हाँ इन टर्म्स ऑफ रुपीस हमारी कभी इनकम थी 2,900 के करीब, जो आज 6,800 है, आने वाले बजट में 9,000 समथिंग हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो 22 बिलियन डॉलर से लेके 24-25 बिलियन डॉलर तक ही है। खर्चों को देख ले, आर्मी का बजट जो मैंने पिछले प्रोग्राम में गलती से कि 999 बिलियन रुपीस था, जो कि 10 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो श्रिंक होके 4-5 बिलियन, 4 बिलियन, 4.5 बिलियन डॉलर रह गया। ये क्यों श्रिंक हो रहा है? इसीलिए कम हो रहा है कि हमारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं तो खराब हैं। सो हमने करेंसी डीवैल्यू से भी बचना है, हमने लोन वापस करने हैं, बजाय इसके कि लोन लेने के हमने वापस करने। हम ये पॉलिसीज कैसे मैनेज कर सकते हैं? सवाल का जवाब नाज़रीन आपके पास ये है कि हम इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहते हुए इसको ठीक नहीं कर सकते। हमें ये सिस्टम चलते रहना देना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में हम अपना कोई ऐसा सिस्टम ऐड कर दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। 1947 में कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का क्या एक फैसला था कि इंडियन करेंसी पाकिस्तान में सर्कुलेट करते रहेगी जब तक कि पाकिस्तान अपनी करेंसी की प्रिंटिंग की तरफ ना चला जाए। 1947, 48, 49, 50, 51 ये 4-5 साल हमने इंडियन रुपीस जो पहले चल रहा था हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बनने से पहले वही चल रहा था, तो उसके पैरेलल आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी करेंसी को सर्कुलेट करना शुरू किया। हमारे लिए अगर हमने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लाना है जिसमें हक तलफी नहीं है, हमने ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, हमने ऐसा सिस्टम लाना है जो रोज़गार प्रोवाइड करे, हमने ऐसा सिस्टम लाना है जो कि कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़, कारोबारी मौके मुहैया करे, हमने ऐसा सिस्टम लाना है कि जिसमें 2 पार्टनर खुशी खुशी पार्टनरशिप में काम कर सकें,
हमने ऐसा सिस्टम लाना है जहां के सेल परचेज में हक तलफी ना हो। हमने ऐसा सिस्टम लाना है जहां पे किसी एक के लिए इंक्रीज ना हो, कोई डंडी ना हो, मुतवाजन हो, बैलेंस हो और कोई नाप तोल में कमी ना करे। नाज़रीन, ऐसा सिस्टम लाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनका एक वाक़या सामने आ कि जब मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मदीने के बाज़ार हैं उसके अंदर यहूदियों का कंट्रोल है, उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन है, उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उसमें सर्कुलेशन वेल्थ लिमिटेड है, उस बाज़ार में सूदी मामलात हैं, उस बाज़ार में जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग एलीट उस बाज़ार की जो रूलिंग एलीट है वो उसको मैनेज करती है। अगर आज हम पाकिस्तान में देख लें, क्या यहाँ पे रूलिंग एलीट मैनेज करती है चीज़ों को? मैंने पहले बताया रूलिंग एलीट में वो तमाम लोग शामिल हैं जो कारोबारी भी हैं, जो पॉलिसीज़ के तहत कमा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर ले लें, कोई भी सेक्टर ले लें। इसलिए और यहाँ पे जो ब्रोकर सिस्टम है, जो आरती सिस्टम है, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो एजेंसीज हैं, जो एजेंट्स हैं, खाद कितने की फैक्ट्री डॉक्यूमेंट करके बेच रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दे रही है, लेकिन किसान कितने में ले रहा है, दरमियान में जो इंटरमीडियरीज हैं वो एक्सप्लॉयटेशन है। हमें इक़्तिदार आला में बैठे हुए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये सिस्टम जो जुल्म का सिस्टम है, इसके तहत आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। पिछले साल आपका टारगेट था 6,800 का, जो रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया। अब टैक्स नहीं कलेक्ट होते तो आप बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा डाल देते हैं, टैक्स कलेक्ट नहीं होते या पेट्रोल का प्राइस बढ़ा देते हैं, टैक्स कलेक्ट नहीं होते आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चले जाते हैं। हम पाकिस्तानी टैक्स पे नहीं कर पाएंगे इस जुल्म के सिस्टम में। आपके लिए ही प्रॉब्लम आनी है, तो आपके लिए एक मशवरा है छोटा सा कि ये एक डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ था फेडरल शरिया कोर्ट में और नेशनल असेंबली में भी उसकी कॉपी गई थी और कैबिनेट में भी उसकी कॉपी पड़ी हुई है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भी उसकी कॉपी पड़ी हुई है कि जब तक आप एक नया बाजार नहीं बनाएंगे, मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लम ने नया बाजार कायम किया, उसके उसूल रखे कि जिसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी, हक तलफी नहीं थी। बस दो असूल, हक तलफी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, और हलाल चीज़ की ट्रेड इजाज़त है, और अनड्यू टैक्सेस नहीं है, और जो लोग कमाएंगे, कमाने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ में आए। हमें भी एक बाज़ार बनाना है, हमें भी एक अथॉरिटी बनानी है, हमें भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें अपॉर्चुनिटी हो हम तमाम पाकिस्तानियों के पास कि ये बाज़ार है, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा, एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट करेगा, टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट करेगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, ताकि इस सिस्टम में पैरेलल चलते हुए इस सिस्टम में भी काम करें, इस पे भी काम करें, जिसका काम जो जहां काम करना चाहता है करे। एक बाजार, एक वक्त आएगा कि ये बाजार हुकूमत वक्त को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा होगा जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी। एग्जिस्टिंग बाजार, एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग FBR सिस्टम आपको अगले 2.5 साल में, 2 साल में सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा। आपकी ज़रूरत है कि आप एक नई अथॉरिटी बनाएं जिसमें सरकारी मुलाजमों का कोई रोल ना हो, एक नई अथॉरिटी बनाएं जिसका बेनिफिशियरी सरकारी मुलाजम ना हो, एक ऐसी अथॉरिटी जिसका बेनिफिशियरी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ना हो, कोई गवर्नमेंट अदारा ना हो। हाँ, ये कमाएगी प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स भी देगी। नाज़रीन, ये है वो सलूशन, ये है वो हल। जितनी जल्दी उसकी तरफ चले जाएं, हम अपनी तरक्की की तरफ चल पड़ेंगे। क्यों? आज के दिन में हमारी GDP गिर रही है, हमारी करेंसी गिर रही है, हमारे ऊपर लायबिलिटीज बढ़ रही है। अल्लाह अकबर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने समराइज़ किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मेदारियां थीं वो हमने वापस ले ली। अब वो जिम्मेदारी किसी अदारे पे नहीं है। जो नई अथॉरिटी बने
उसके ऊपर ये जिम्मेदारी लगा दी जाए कि वो रेगुलेट करे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट करे। इंशाल्लाह इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं जवाब देने के लिए। किसी भी तरीके का कोई आर्गूमेंट हो, हम हाजिर हैं जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।